हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 फॉर एमसीएलआर वर्सेस ईबीएलआर। आई होप थोड़ा सा रेफरेंस आपको क्लियर हो गया, बट इन डेप्थ हम इसको आज स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हमारा एमसीएलआर के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एंड इवन फॉर ईबीएलआर व्हाट फैक्टर्स डू वी टेक टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले एक बेसिक रेफरेंस जो हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, दैट वाज कि अगर इफ बैंक हैव टू डिसाइड कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल बी चार्जिंग फॉर द लोन्स या फिर एडवांसेस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देन हाउ विल दिस रेट बी कैलकुलेटेड। उनके उनके लिए उनके पास क्या होते हैं, दो बेंचमार्क्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज एमसीएलआर एंड नेक्स्ट वन इज ईबीएलआर, जो आपके लेंडिंग रेट से इनके बेस पे या फिर इनके रेफरेंस पे बेंचमार्क पे डिसाइड होता है कि हमारा फाइनल इंटरेस्ट रेट वो क्या होगा। जो हमने एमसीएलआर की बात करी थी, हमने क्या देखा था, ये लिंक्ड होते हैं हमारे कोस्ट ऑफ फंड्स के साथ। फॉर एग्जांपल, छोटे एग्जांपल में सिमिलर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, 10 लाख का लोन अगर किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल ए, बट ये 10 लाख रुपीज बैंक ने भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से अरेंज किए होंगे, क्योंकि बैंक के दो बेसिक जो सर्विसेज है वो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो इन्होंने ये फॉर एग्जांपल अगर ये डिपॉजिट्स के थ्रू अरेंज किया था, तो दे हैव टू इनकर सर्टेन कॉस्ट ऑन दैट। फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, सबसे पहली जो बेसिक कॉस्ट होगी दैट वुड बी जो इंटरेस्ट रेट हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं ऑन द डिपॉजिट्स, अगर वो 6% है, तो यहाँ से आपको एक बेस रेफरेंस मिलेगा कि 6% तो आपका होना ही चाहिए, बट वी विल बी कंसीडरिंग सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जिसके बेस पे हमारा ये फाइनल रेट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ यही सोच के चलना है कि अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सर्विस होती है, कोई भी अगर कंपनी वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले अगर उनको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो एम्प्लॉयज को वो सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, फिर उनके जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का खर्चा, या फिर उसको सेल करने में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, हर एक चीज वो क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करके चलते हैं, तब उनका फाइनल कॉस्ट प्राइस आता है, एंड देन दे इंक्लूड प्रॉफिट इन दैट, और फिर उनके पास सेल प्राइस आता है। इसी तरह जब हम इस फाइनल रेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर वी हैव टू कंसीडर इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। उसकी क्या होगी, जैसे हमने बात करी कि इस 10 लाख को अरेंज करने के लिए जो उनकी फॉर एग्जाम्पल बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स लगी है, वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कंसिडर करनी है। नेक्स्ट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। वी नो कि बैंक को आरबीआई क्या बोलते हैं कि आपको एक सीआरआर भी मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के पास 100 सीआर का फंड है थ्रू डिपॉजिट। अब उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि 4% जो है उनको सीआरआर के रूप में क्या करना है, दे हैव टू सेव द मनी, या फिर उनको एक अलग डिपॉजिट रखना है, दैट वुड बी 4 सीआर उनको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे, तो ये 4 सीआर जो बैंक ने अरेंज किया, ऑब्वियसली जो 100 सीआर टोटल बैंक के पास आया, उसी का पार्ट 4 सीआर है। तो इस 100 सीआर के जब डिपॉजिट आए, या फिर कहीं से भी बैंक ने इसको अरेंज किया, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट आई यानी थर्ड पार्टी से आया, तो ये इसके लिए बैंक को एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ी होगी। तो ये 4 सीआर पे बैंक ने कॉस्ट तो इनकर कर दी, बट अगर ये सिर्फ एज अ रिजर्व ही पड़ा रहेगा, तो बैंक इस पे कुछ भी अर्न नहीं कर पाएगा। जस्ट ये बैंक के लिए क्या बन जाएगा, एक आइडल फंड बन जाएगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव कैरी हुआ, मतलब वी हैव इन्वेस्टेड, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ा, जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल जहां से भी इस फंड को क्या किया, एक्वायर किया, बट अल्टीमेटली ये आपके लिए आइडल हो जाएगा। आपने सिर्फ इस फंड को अक्वायर करने के लिए कॉस्ट लगाई, बट आप इस पे कोई भी इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको उसका नेगेटिव कैरी जो आपको लॉस हुआ, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड सीआरआर है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा परसेंटेज बना 4 सीआर, अब उसके अकॉर्डिंग जो आपको इसको अरेंज करने में भी कोई कॉस्ट लगी होगी, जो हमारी टोटल फंड्स की कॉस्ट है, दैट वुड भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड होगा बाय 1 माइनस जो भी आपका सीआरआर का परसेंटेज है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो आपका है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जैसे हमने कंपनी की बात करी, तो ऑब्वियसली कंपनी को भी सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कुछ उनकी मार्केटिंग सेल्स कॉस्ट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो सिमिलरली बैंक की भी कुछ ऑपरेटिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, जो उनको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी टू गेट टू द फाइनल रेट। नेक्स्ट वुड बी टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर रिप्रेजेंट करता है हमारे टेन्योर को। ऑब्वियसली जब बैंक एक हाई टेन्योर वाला लोन प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स, तो उसके अंदर उनको ये सोच के चलना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है, या फिर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली आप यहाँ पर कॉस्ट को ज्यादा मान के चलोगे, बिकॉज उसके अंदर आपको रिस्क के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आपने जो फंड प्रोवाइड किया दैट यू वुड बी गेटिंग वेरी लेट, आपको बहुत फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स के बाद वो टोटल फंड्स आपके पास जो है वो आप रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टेन्योर प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो सकता है। दैट इज, अगर आपका टेन्योर ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक ज्यादा कॉस्ट उसको मान के चलेगा, एंड अगर टेन्योर कम होगा, तो उसके लिए बैंक क्या मान के चलेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर दिस फैक्टर्स, कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जिस पे मैंने उनको एक्वायर किया, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर बिकॉज ये आइडल फंड्स रह जाएंगे, कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी विच वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली द टेन्योर प्रीमियम, बिकॉज टेन्योर ज्यादा होगा उससे भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, टेन्योर कम होगा उससे भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। नेक्स्ट वेरी सिंपल एक्सटर्नल रेट बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जिसके बेसिस पे
हम इंटरनली कुछ भी नहीं देखते, जस्ट वी सी द एक्सटर्नल जो हमारा क्या है आरबीआई मेन, हम आरबीआई की जो रेपो रेट है उसको कंसीडर करके चलते हैं, बिकॉज रेपो रेट क्या है जिसपे आरबीआई हमें फॉर एग्जांपल इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, तो उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई से अगर हमें कोई लोन लेना है, सो आरबीआई चार्जेस फॉर एग्जांपल 6%, तो हमें ये पता चला कि इसके रेफरेंस के बेसिस पे ऑब्वियसली वी विल बी चार्जिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि अगर हमें लोन चाहिए तो हम 6% पे ले सकते हैं फ्रॉम आरबीआई, बट अगर वही 6% पे लिए तो ऑब्वियसली हम अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, सर्टेन अदर कॉस्ट भी ऐड करेंगे, तो इसके बेस पे इसको बेंचमार्क बना के जो अपना रेट डिसाइड किया आपने, दैट वुड बी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, जो कि कोई थर्ड पार्टी वहां पर आपके लिए मार्केट फोर्सेस क्या करती है डिसाइड करती है। वो वन ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है, क्या क्या सबसे मेन है आपका रिजर्व बैंक का जो इंडियन पॉलिसी का रेपो रेट होता है दैट, फिर आप क्या ले सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 3 मंथ ट्रेजरी बिल का यील्ड है जो रिटर्न आती है आपको, उसको आप एज अ बेंचमार्क बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल यील्ड है पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल, उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ बेंचमार्क। जस्ट ये एक बेंचमार्क है, आपको एक बेंचमार्क मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनल रेट डिसाइड करते हो। तो आई होप कि आपको जो एमसीएलआर एंड जो ईबीएलआर है वो अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ कंसेप्ट क्वेश्चन दैट इज EBLR benchmarking for banks shall be linked to which one of the following? क्या बैंक के इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड से वो लिंक होता है, ओन प्राइम लेंडिंग रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 3 मंथ का ट्रेजरी बिल यील्ड है पब्लिश्ड बाय एफबीआईएल, और द एवरेज सेविंग डिपॉजिट रेट अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर? यू हैव टू कमेंट डाउन योर आंसर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।